नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेडीए ने निकाली 11 आवासीय योजनाओं की लॉटरी। कुल 6,621 भूखंड किए जाएंगे आवंटित। वकीलों का महापड़ाव हुआ शुरू। करीब 2 माह से हड़ताल पर चल रहे हैं वकील। और एसएमएस इंडोर स्टेडियम में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। सांसद रामचरण बोहरा ने किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पवन अरोड़ा ने मंगलवार को जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में नवसृजित 11 आवासीय योजनाओं की लॉटरी निकाली। कंप्यूटर की रैंडम प्रणाली से निकाली गई इस लॉटरी के जरिए सभी 11 आवासीय योजनाओं में कुल 6,621 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी में असफल रहे आवेदकों को उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि का भुगतान अगले सप्ताह से ऑनलाइन ही किया जाएगा। लॉटरी के जरिए 45 से 252 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जेडीए की इन 11 योजनाओं के सफल आवेदकों की सूची जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके साथ सफल आवेदकों को एसएमएस भी किए जा रहे हैं। जेडीए की आदित्य विहार ग्राम अचारावाला, हरि एनक्लेव ग्राम हरगुन की नांगल, मूर्तिकला विहार ग्राम रोजदा, दीनदयाल नगर ग्राम भंबोरी, संकल्प नगर ग्राम सांझरिया, शौर्य नगर ग्राम हिम्मतपुरा, राजारामपुरा ग्राम राजारामपुरा, बीलवा आवासीय योजना ग्राम बीलवा, विप्र विहार ग्राम ग्वार ब्रह्मणा, सूर्यनगर ब्लॉक ए ग्राम सूरजपुरा उर्फ टुंटोली एवं सूर्यनगर ब्लॉक बी मूर्तिकार ग्राम सूरजपुरा उर्फ टुंटोली आवासीय योजनाओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसके पेटे कुल 1,17,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी योजनाओं के लिए जेडीए द्वारा 11 जुलाई से 12 अगस्त 2014 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। लॉटरी के दौरान जेडीए अधिकारी एवं बड़ी संख्या में योजनाओं के आवेदक भी उपस्थित थे। जेडीए की सभी 11 आवासीय योजनाओं के लिए आज यहाँ लॉटरी निकाली जा रही है। इन सभी योजनाओं के लिए जो आवेदन लिए गए थे वो केवल ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 6,769 भूखंडों के लिए लगभग 1,15,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए। उन सभी आवेदनों में हमने आवेदकों को करेक्शंस के लिए टाइम दिया। उसके बाद सभी अंतिम पात्र आवेदकों को आज हमने यहाँ लॉटरी में शामिल किया है। लॉटरी हमने एक बहुत ही सुलभ तरीके से आज यहाँ निकाली है। बजाय आवासीय योजनाओं के हिसाब से लॉटरी निकालने के हमने भूखंडों के आकार के हिसाब से आज लॉटरी निकाली है। सबसे पहले 45 वर्ग मीटर के आकार के भूखंडों की लॉटरी निकाली, क्योंकि आवेदकों को ये विकल्प था कि वो एक से ज़्यादा आवासीय योजनाओं में भी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो 45 वर्ग मीटर के भूखंडों में जिन्होंने अपना प्रथम विकल्प भरा था उनको प्रथम विकल्प के रूप में आवंटित हुआ है। जिन्होंने द्वितीय विकल्प भरा था और यदि प्रथम विकल्प कंज्यूम होने के बाद और भूखंड बचते हैं तो उनको द्वितीय विकल्प के रूप में ये भूखंड मिले हैं। उसके बाद 90 वर्ग मीटर के भूखंडों की लॉटरी निकाली, उसके बाद 120 वर्ग मीटर, उसके बाद 162 वर्ग मीटर और फिर 252 वर्ग मीटर के भूखंडों की लॉटरी हम यहाँ निकाल रहे हैं। अभी आज जो इस लॉटरी में सफल आवेदक होंगे उनको हम एसएमएस अलर्ट के जरिए दोपहर बाद से ही सूचनाएं भेजना प्रारंभ कर देंगे, जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि वे लॉटरी में सफल रहे हैं अथवा नहीं। इसके अलावा जेडीए की वेबसाइट पे भी शाम लगभग 4 बजे से लोग अपने परिणाम को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को अखबार के माध्यम से और एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचित करेंगे कि वे अगले 21 दिन में जेडीए को अपने आवश्यक दस्तावेज सुपुर्द कर दें। उसके लिए उनको जेडीए से चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी, बल्कि उनको जेडीए की वेबसाइट पे ही जैसे ही वो अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का विकल्प आएगा। वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और जो एनेक्स्चर साथ लगने हैं उन एनेक्स्चर्स को भी वो वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे शपथ पत्र है, आय का प्रमाण पत्र है, पते का प्रमाण पत्र है, इस सब दस्तावेजों को वो वहीं से डाउनलोड कर सकेंगे। अवमानना और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर करीब 2 माह से वकील हड़ताल पर है। प्रदेश के सभी वकीलों ने
मंगलवार को महापड़ाव शुरू कर दिया। राजधानी में हाईकोर्ट परिसर में सुबह से वकीलों का पहुंचना शुरू हो गया। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। महापड़ाव स्थल पर जयपुर के अलावा बीकानेर, जोधपुर, कोटा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी वकील महापड़ाव में शामिल हुए। महापड़ाव स्थल पर वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। महापड़ाव के दौरान आज सुबह से ही वकीलों ने नारेबाजी करते हुए महापड़ाव डाल दिया है, जिसमें प्रदेश भर के वकीलों ने भाग लेकर शाम को रास्ता भी रोककर प्रदर्शन किया। पूरे राजस्थान से बड़ी संख्या में एडवोकेट पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल 12 साढ़े 12 बजे तक आप जहाँ देखेंगे कोई 10,000 15,000 एडवोकेट्स एकत्रित होंगे। चूँकि कल जो वार्ता हुई थी और आपके सामने स्थिति स्पष्ट हुई है कि एडवोकेट्स का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उस पर कमेटी ने भी अपनी मोहर लगाई है। ये एक बहुत बड़ी बात है और जिस मुद्दे को लेकर राजस्थान के वकील लड़ रहे थे वो आज सही साबित हुआ है। और जो बताया जा रहा था कि साहब हम किसी एक पर्टिकुलर एडवोकेट या मकान के पीछे कोई लड़ रहे हैं, वो जो हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था वो गलत साबित हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज ऐसा ऐतिहासिक महापड़ाव होगा कि पूरे हिंदुस्तान के वकील राजस्थान के अधिवक्ताओं पर गर्व करेंगे कि उन्होंने न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसमें काफी जीत के नजदीक है, सक्सेस के नजदीक है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि शाम तक उच्च न्यायालय प्रशासन अपनी गलती को सुधारते हुए जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न केवल स्थानांतरण करेगा बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करेगा। नहीं, महापड़ाव आज से शुरू हुआ है और पूरे राजस्थान के अधिवक्ता आज काफी संख्या में आ रहे हैं। शाम को आएंगे, कल आएंगे। महापड़ाव अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो लगातार बढ़ता चला जाएगा। पड़ाव में संपूर्ण राजस्थान से सभी अधिवक्ता यहाँ एकत्रित होंगे। जोधपुर भी इस प्रथम चरण में महापड़ाव के प्रथम चरण में जोधपुर से अधिवक्ता सब यहीं आ रहे हैं। और इसके अंदर आगे हम चाहते हैं कि आम जनता जिसे आज तक हमने अपने साथ लेने के लिए हमने कोशिश की है, आज खुल के साथ आइए। कई क्लाइंट्स आज हमारे फेवर में आके यहाँ भाषण भी देखे गए हैं कि साहब आज वकीलों के साथ हम पूरी तरह से आ चुके हैं, क्योंकि वो भी जान चुका है कि न्यायपालिका का पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना, ईमानदार होना अति आवश्यक है, वरना सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आम जनता और पीड़ित पक्ष को होगा। महापड़ाव के लिए जो बाहर से अधिवक्ता हैं, हम सभी का प्रयास है पूरी गरिमा से महापड़ाव हो, शांतिपूर्वक हो। हमने प्रशासन से भी निवेदन किया है कि अननेसेसरीली हमें किसी प्रकार से प्रोवोक नहीं किया जाए और हम पूरी शांति से इस महापड़ाव को आगे तक डालना चाहते हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक महापड़ाव चलता रहेगा। राजधानी जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को सीनियर लेवल की ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। पहली बार प्रदेश में रही इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बोहरा ने कहा कि प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ पर वृहद स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे जाने के लिए अवसर मिलेगा। वहीं डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज ने कहा कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता प्रदेश के लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो के खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर की 32 टीमें भाग ले रही है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। आज राजस्थान में और इस गुलाबी नगरी में ये गेम होने जा रहा है। इसमें 750 खिलाड़ी, 105 कोचेज, ऐसे करके 855 लोग इस खेल के लिए यहाँ पर आए हैं। और राजस्थान के खिलाड़ी पूर्व में भी पदक जीत कर आए हैं। अभी मैंने कहा है कि राजस्थान में ये खेल आयोजित हो रहे हैं। इस खेल में हमें मेजबानी तो कर खेल रहे हैं। मैं महेश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर इस गुलाबी नगरी में, जहाँ का मैं सांसद हूँ, वहाँ पर ये ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा ये राष्ट्रीय स्तर का एक खेल यहाँ पर प्रायोजित किया है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ हमारे TFI के चेयरमैन आदरणीय हरी जी शर्मा, इनकी धर्मपत्नी जो अभी अध्यक्ष हैं TFI की, उनको आदरणीय ओमेंद्र जी भारद्वाज को, जिन्होंने महेश के कंधों पर ये राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन का काम दिया है, इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारे CBI के पुलिस अधीक्षक, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। इन सबके सहयोग से ये खेल यहाँ से 1 तारीख से चालू हुआ है। कल मसाल जुलूस था और आज से ये खेल का विधिवत शुभारंभ हुआ है।
खेल की भावना से खेलकर यहाँ से पदक जीतकर जाएंगे और आने वाले समय में जो जीतकर नहीं जाएंगे वो प्रयास करेंगे ताकि उनको भी आगे अपना लक्ष्य हासिल करने का मौका मिले। सीनियर लेवल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता ताइक्वांडो के आज शुरू हुई है और राजस्थान गत वर्ष कुछ सालों से ताइक्वांडो में अपना जगह बना रहा है। राष्ट्रीय पटल पर राजस्थान के कुछ खिलाड़ी कर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेकर आए। यह बात अवश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के अभी तक किसी खिलाड़ी को पदक नहीं मिला है, लेकिन जिस प्रकार से जोश खरोश लगन और स्किल्स अर्जित करने का प्रयास राजस्थान के खिलाड़ी कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में वे भी बहुत अच्छा करेंगे। और जिस प्रकार का महेश जी ने और उनके संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर यह आयोजन करा है, निश्चित रूप से सफल आयोजन की मैं कामना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल होगा, खेल के लिहाज से और राजस्थान के खिलाड़ियों के लिहाज से। ऐसा है कि अब तक किसी कारणवश पुलिस में प्रारंभ नहीं हो पाया था। कुछ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में खेल शुरू हो गया है, कुछ स्टेट्स में भी शुरू हो गया है। अभी TFI के चेयरमैन हरीश कुमार जी से बात इसी सिलसिले में कर रहा था। जैसा आपको ध्यान होगा, राजस्थान पुलिस ने एक लंबा कार्यक्रम, एक व्यापक कार्यक्रम चला रखा है महिला छात्राओं के मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण का, जिसमें जनवरी से अब तक लगभग 3.5-4 लाख बच्चियों को हमने और महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। उसमें भी संभवतः राजस्थान में ताइक्वांडो का खिलाड़ियों को प्रशिक्षित होने से लाभ मिलेगा, ताकि हम प्रशिक्षित होकर इस खेल को अपनाकर उसी खेल को आगे बच्चियों में बांट सकेंगे जो उनकी आत्मसुरक्षा में काम आए। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट ए सॉल्यूशन टू वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम इन राजस्थान विषय पर आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव इंफ्रास्ट्रक्चर CS राजन ने कहा कि सरकार का फोकस राज्य की जल नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर होना चाहिए। राजन ने कहा कि राज्य की जल नीति तैयार किए जाने के लिए 11 साल लग गए थे। नतीजतन इसमें पानी से संबंधित सभी मुद्दों को रेखांकित किया गया है और शायद राजस्थान की जल नीति सभी राज्यों की जल नीतियों में सबसे बेहतर है। हालांकि इसका कार्यान्वयन काफी धीमा रहा है और इस योजना का एक छोटा सा हिस्सा ही कार्यात्मक बन पाया है। राजन ने यह भी सलाह दी कि चंबल और माही जैसी नदियों से पाइप द्वारा पानी लाने के रास्ते भी तलाशने चाहिए, जिससे दूर दराज के उन गांवों को लाभ मिल सके जो पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए और विभिन्न मुद्दों पर पारस्परिक विचार विमर्श किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पुलिस एकेडमी में चल रही देश भर के पुलिस प्रशिक्षण प्रमुखों की 33वीं राष्ट्रीय सिंपोजियम
के दूसरे दिन मंगलवार को विभिन्न सत्रों में पुलिस प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हुई। राजस्थान पुलिस अकेडमी के निदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय सिंपोजियम में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को पुलिस की वैश्विक स्तर की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाए जाने के साथ ही वहां पर प्रशिक्षण के गैर परंपरागत तरीकों के जरिए भी प्रशिक्षण दिए जाने के विशेष सुझाव आए हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक रूपता, सहज और प्रभाव संप्रेषण पर भी मंगलवार को विभिन्न राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण प्रमुखों ने विचार रखे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने पुलिस प्रशिक्षण संस्थान मंगलवार को राष्ट्रीय सिंपोजियम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण कमलेंद्र प्रसाद ने राज्यों में नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने की बजाय पहले से चल रहे संस्थानों को और अधिक बेहतर बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण के जो संस्थान कार्य कर रहे हैं उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाए। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण श्री राजेंद्र कुमार ने बेसिक ट्रेनिंग के दौरान व्यवहारिक परीक्षा को भी प्रशिक्षण का हिस्सा बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक परीक्षा के साथ मौखिक साक्षात्कार का भी प्रावधान हो। विश्व शांति मानवीय सद्भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से बाबा पदयात्रा संघ गुरुधाम डॉक्टर किशोर सिंह मार्ग अम्बावाड़ी की ओर से मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी के लिए 18वीं विशाल ध्वज पद यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह छोटी चौपड़ पर ध्वज पूजा और सीताराम जी मंदिर खंडे में आरती के बाद पद यात्रा संघ के संरक्षक गुरुदेव इंद्र कुमार सांभरिया एवं संयोजिका गुरु माता प्रमिला सांभरिया के सानिध्य में बाबा के जयकारों के साथ पद यात्रियों ने रवानगी ली। इस दौरान पूरा यात्रा मार्ग बजरंगी के जयकारों से गुंजायमान हो गया। उत्साह के साथ सभी पदयात्री हनुमान जी महाराज के जयकारे लगाते हुए आरती गाते पदयात्रा में पूजा अर्चना के बाद रवाना हुए। पदयात्रा संघ के अध्यक्ष पंडित राधा रमन शर्मा ने बताया कि विश्व शांति की दिशा में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पद यात्रा संघ की ओर से गुरुदेव सांभरिया के सानिध्य में गत 17 वर्षों से जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए पद यात्रा निरंतर आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 18वीं पद यात्रा का आयोजन किया गया। पद यात्रा सीताराम जी मंदिर छोटी चौपड़ पर सुबह गुरुदेव इंद्र कुमार सांभरिया एवं संयोजिका गुरु माता प्रमिला सांभरिया के सानिध्य में पूजा अर्चना के बाद मेहंदीपुर बालाजी के लिए प्रस्थान किया। पद यात्रा संघ जो पिछली 17 यात्रा पूरी करके 18वीं यात्रा के लिए रवानगी है। हम लोग की यात्रा जो है विश्व शांति, जन कल्याण, आपसी भाईचारा और धार्मिक सद्भावना बढ़ाने के लिए गुरुदेव इंद्र कुमार सांभरिया के संरक्षक में बहुत सारे पदयात्री जो सभी यात्रा में नाचते गाते हर्षोल्लासित होते हुए हर साल जाते हैं, उसी क्रम में इस साल भी रवाना हो रहे हैं। हमारी यात्रा की विशेषता है, हम लोग जो भी जल पान भोजन व्यवस्था प्रसादी वो स्वयं की होती है, किसी दूसरे का ग्रहण नहीं करते। जब से ये यात्रा रवाना होगी 108 हनुमान चालीसा कंटिन्यू हम लोग करते चलते हैं। शाम को जो हमारा विश्राम स्थल होता है, जहाँ शाम की प्रसादी होती है, वहाँ सुंदरकांड की व्यवस्था होती है। जितने यात्री हैं इतने आनंद में, इतने उत्साह से चलते हैं कि उनको यही नहीं पता लगता कि कब मेहंदीपुर पहुँच गए। इस तरह हम लोग प्रथम दिन बस्सी बलराम आश्रम, द्वितीय दिन दौसा सुंदरदास आश्रम, तीसरे दिन डावड़ भांडानी सिकंदरा में अपना विश्राम स्थल रखते हैं और अंतिम पड़ाव मेहंदीपुर बालाजी रात्रि पहुंच के अगले दिन जो हमारी व्यवस्था होती है सवामनी प्रसाद चोला वो करके 5वें दिन हम लोग वापस अपने यात्रा में को परिवर्तित कर लेते हैं, अपने अपने घर के लिए व्यवस्थित हो जाते हैं। बाबा पद यात्रा संघ की 18वीं पद यात्रा आज सीताराम जी के मंदिर से 2 सितंबर को रवाना हो रही है। हमारे इस पद यात्रा का उद्देश्य आपसी भाईचारा, सद्भावनाएं बनाए रखने के लिए ये यात्रा हमने आयोजित की है। 18 साल से बराबर इसी तरह ये यात्रा रवाना होके मेहंदीपुर पहुंचती है। मेहंदीपुर के बाद में आने के बाद जयपुर में एक समापन समारोह भी आयोजित किया जाता है, जो इस बार 9 तारीख को रखा गया है। छोटी काशी के राधा कृष्ण मंदिरों में मंगलवार को राधा अष्टमी पर श्री राधिका जी के जन्मोत्सव का उल्लास दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने भजन व बधाई गान से किशोरी जी को लाड लड़ाया।
भक्तों ने भाव विभोर होकर जय हो राधा रानी, जय बरसाने वाली आदि के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो गया। सुबह मंगला आरती से ही मंदिरों में जयकारों के बीच राधे नाम की मिठास घुली दिखाई दी। राधा जी के जन्मोत्सव पर हवाई गर्जना हुई। प्रमुख आयोजन आराध्य देव गोविंद देव जी में सुबह 4:45 बजे से राधा जी का पंचामृत अभिषेक तिथि पूजा की गई। महंत अंजन कुमारी गोस्वामी के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राधे रानी व ठाकुर जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर प्रांगण में शाम को किशोरी उत्सव मनाया। इसमें भजन व बधाइयों की रसदार भई। रामगंज बाजार स्थित ललित संप्रदाय की प्रधान पीठ लाडली जी मंदिर में राधाष्टमी पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ सेवायत महंत आचार्य डॉक्टर संजय गोस्वामी के सानिध्य में राधे रानी व सखियों का पंचामृत अभिषेक किया गया। इस दौरान इसके साथ ही जन्मोत्सव पर भक्त भाव विभोर हो गए। राधे रानी के जयकारे लगाते हुए नृत्य गान किया। इस दौरान तिथि पूजा आदि कार्यक्रम हुए। इसके बाद राधे रानी का मनोहारी श्रृंगार व झांकी सजाई गई। राधा जी को अनेक तरह के पकवानों का भोग लगाया गया। इसके बाद पंचामृत का प्रसाद वितरण किया गया। आज श्री राधा अष्टमी महोत्सव का मंदिर श्री लाडली जी ठाकुर श्री किशोरी रमन जी में रामगंज बाजार में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वंदे राधां विशालाक्षीं चंद्रकोटि समप्रभां श्री कृष्ण सहितां देवीं नित्य कुंज विहारिणीं अनंत श्री विभूषित ललित संप्रदाय श्री आचार्य श्री बंशी अली जी महाराज की सेव्य इष्ट आह्लादिनी शक्ति श्री लाडली जी किशोरी राधा रानी का जन्मोत्सव सदैव की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री राधा अष्टमी महोत्सव भाद्रपद शुक्ल अष्टमी संवत 2071 मंगलवार दिनांक 2 सितंबर 2014 को संपूर्ण विधि विधान एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महर्षि दधीची की जयंती मंगलवार सुबह सी स्कीम के महर्षि दधीची सर्किल पर मनाई गई। इस दौरान उन्हें त्याग के लिए याद करते हुए नमन किया गया। इस अवसर पर शहर में जगह जगह विभिन्न आयोजन हुए। राजस्थान प्रांतीय दादीच ब्राह्मण महासभा की ओर से सी स्कीम के महर्षि दधीची सर्किल पर पूजा अर्चना की गई। यहाँ 21 विद्वानों ने वेद मंत्रों के साथ उच्चारण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने आयोजन में भाग लिया। फिर से सक्रिय मानसून मंगलवार को भी मेहरबान रहा। राज्य के अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला। कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। शहर में सुबह से ही बारिश का दौर रहा जो शाम तक चला। इस दौरान कार्यालय जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का दौर रुक रुक कर फव्वारों का दौर जारी रहा, जिससे शहर वासियों ने जमकर लुत्फ भी उठाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेडीए ने निकाली 11 आवासीय योजनाओं की लॉटरी। कुल 6,621 भूखंड किए जाएंगे आवंटित। वकीलों का महापड़ाव हुआ शुरू। करीब 2 माह से हड़ताल पर चल रहे हैं वकील। और एसएमएस इंडोर स्टेडियम में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। सांसद रामचरण बोहरा ने किया उद्घाटन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online.
नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।